स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के अर्थशास्त्र का दूसरे चैप्टर का तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से अल्प बेरोजगारी हो रही है, फिर मौसमी बेरोजगारी हो रही है। कुछ लोग कम समय में ही कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा समय रह कर भी काम नहीं मिलता है और फिर धीरे धीरे उनके पास अल्प बेरोजगारी आ जाती है। कुछ खुली बेरोजगारी भी आ जाती है, यानी कि 4 लोगों के स्थान पे लोग 8 लोग काम करते हैं और फिर उनके श्रम का सही से बजट नहीं हो पाता है और उनकी मजदूरी सही से नहीं मिल पाती है। अब कह रहा है कि अब उन्हीं चीज़ों को यानी कि रोजगार का सृजन कैसे हो, आज का हमारा यही टॉपिक है। कह रहा है कि उपयुक्त चर्चा में हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है, यानी कि अल्प कम काम करने और कुछ लोग ऐसे जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों से देखते हैं। कहा कि हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर रही है, यानी कि उसके पास जमीन है लेकिन वह उसमें कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार मुद्रा व्यय कर सकती है, बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। अब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि की फसल 2 लोगों को 50 दिनों यानी कि बीज डालने, पानी, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जा सकता है तथा नए नहर खोदी जाती है और इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के असिंचित भूमि के लिए कुएं खुदवाए जा सकते हैं तो उससे बड़ी जमीन की खेती के लिए हम नए बांध बना करके और सिंचाई करने के योग्य बना सकते हैं, जिससे लोगों के बेरोजगार में अवसर मिल सके। कहा कि आप मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिंचाई की अत्यधिक सुंदर व्यवस्था हो गई है। उन्हें कुछ उत्पादन बेचने की भी आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें अपना उत्पादन नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंचा सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो अच्छे परिवहन चलने के लिए सड़क की व्यवस्था कर सकती है और फिर गरीबों को यानी कि किसानों को उनकी फसल के लिए शहर और अच्छे व्यापार की व्यवस्था कर सकते ताकि उनकी फसलों को अच्छे दाम पर ले सके। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं और इस कार्य से केवल किसानों की उत्पादन रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता बल्कि परिवहन और व्यापार जैसे सेवाओं में भी लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त होता है। यानी कि अगर कृषि उत्पादन अच्छी हुई तो उसमें भी रोजगार मिल गया, फिर उसे अच्छे से विक्रय करने के लिए, उसे बेचने के लिए अच्छे रूट की व्यवस्था, फिर ट्रक चलाने, यानी कि सारे चीजें क्या हुआ, धीरे धीरे रोजगार के अवसर खुलते जा रहे हैं। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं, खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत और निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकते, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने के लिए सक्षम हो सकती है। यानी कि वह सरकार से ब्याज न लेकर के किसी बैंक से ब्याज लेती है और कम रेट पे। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में भी सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि खाद भी प्रदान करने की जरूरत है, यानी कि सस्ते यानी कि कम ब्याज पर उसे ऋण प्राप्त हो। हम अध्याचार में मुद्रा एवं साख में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर यानी कि दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं और इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना कर सकते हैं। और एक ऐसा ही उदाहरण है शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलने की।
यानी कि शीत भंडारण यानी कि शीतल घर, जहाँ पे वे अपने ऐसे फसलों को रख सकते हैं जिसको ठंडे की आवश्यकता हो। अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके, यानी कि वहाँ पे रख सके और अच्छी किस्म मिलने पर यानी कि अच्छी कीमत आने पर उसे बेच सके। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती ग्रामों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे शहद इकट्ठा हो और जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सके और यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में विस्तृत उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सके। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं और सब बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अगर इस तरीके की सरकार हमारी मदद करे तब। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग यानी कि 5 से 29 वर्ष लगभग 60% बच्चे हैं और इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। अभी भी 9% बच्चे विद्यालय नहीं जाते, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी विद्यालय नहीं जाते। अगर वो भी बच्चे विद्यालय जाएंगे तो हमें भवन निर्माण करना पड़ेगा, यानी कि फिर उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ अध्यापक रखेंगे, कुछ कर्मचारी रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इससे भी रोजगार की यहाँ पे जब अध्यापक रहेंगे तो शिक्षित बेरोजगारी खत्म होगी, कर्मचारी रहेंगे तो भी थोड़ा वो शिक्षित बेरोजगारी खत्म होगी और फिर भवन बनेंगे तो वहाँ पे कुछ अल्प शिक्षित बेरोजगार भी वहाँ पे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। योजना आयोग यानी कि पूर्व वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। और इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ पर अगर स्वास्थ्य यानी कि गाँव में मान लीजिए स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वहाँ पे हम स्वास्थ्य केंद्र खुलवाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में डॉक्टर और नर्सों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से वहाँ पे और भी रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। ये कुछ नए तरीके जिनमें से रोजगार सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है और यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सूचनाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अनुसार अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता, पर्यटक यानी कि जो लोग देखने जाते हैं किसी पर्यटन स्थान को, हमें प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा तथा छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान से में रखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए नए कानून भी बनाए हैं। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं और इसके अंतर्गत सभी लोगों को काम करने में सक्षम और जिन्हें काम की जरूरत हो वो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी भी दी जाती है, यानी कि जिसे मनरेगा भी कहा जाता है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी देती है। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाती जिसमें भविष्य में भूमि के उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से व्यक्ति रोजगार बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संगठित और संगठित के रूप में क्षेत्रों में विभाजन। संगठित और संगठित, यहाँ पे क्षेत्र का विभाजन दिया है कि किस संगठित का मतलब सरकारी क्षेत्र और संगठित का मतलब गैर सरकारी क्षेत्र। करा कि हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इससे लोगों के नियोजित होने के आधार पर हम देखते हैं उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में पालन किया जा सकते। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से
शाम 5:30 कार्यालय में रहती है। यदि वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है तो वेतन के वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता परिवार को कार्यालय नहीं जाती, रविवार को कार्यालय नहीं जाती और इस दिन सवेतन अवकाश होता है, यानी कि वेतन के साथ अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियोजित पत्र दिया गया जिसमें नौकरी संबंधित निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। यहाँ पे कमल है। कमल एक कांता का पड़ोसी, वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता और शाम 8 बजे तक काम करता और उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं। कहने का मतलब है कि अगर कोई सरकारी जॉब में है तो उसके लिए उसके भविष्य की भी सोच रखी जाती है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है, छोटी मोटी मजदूरी में है, तो उसके भविष्य का कोई निर्धारण नहीं किया जाता है। जिस दिन वो काम पे नहीं करता उस दिन उसकी मजदूरी नहीं मिलती, उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र भी नहीं मिला जिसमें दुकान की नियुक्ति के बारे में कहा गया। उसका नियुक्त उसे किसी भी समय काम से हटाने की लिए कहा जा सकता है। करा कि कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है और इन नियमों और विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है, जिससे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि उन्हें स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के सक्षम पंजीकृत कराने और नियमों एवं विनियमों का पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनके एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है, यानी कि उनका एक निश्चित समय होता है कि आप इतने वर्ष तक इसमें काम कर सकते हैं। उसके बीच में ना कोई उन्हें हटा सकता है ना निकाल सकता है। उनसे एक निश्चित समय तक की काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है और वे नियोक्ता के दूसरे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये लाभ क्या है? सवेतन, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार भी होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को भी सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि सेवा से निवृत्त होते हैं, छूटते हैं, हटते हैं वहाँ से, उन्हें पेंशन भी प्राप्त होता है। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्रों में काम करता है और संगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण में बाहर होती है वे निर्मित होती हैं और इस क्षेत्र में नियम और विनियम से होते हैं, परंतु इनका अनुपालन नहीं होता और वे कम वेतन वाले रोजगार है और प्राय नियमित नहीं होते हैं और यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने और सवेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है और रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। कहने का मतलब है कि सरकारी क्षेत्र में जो काम करने वाले, कि संगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं उन्हें हर एक चीज़ निश्चित होता है, तय होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होता है, उन्हें जब चाहे तब हटा सकता है। कहा कि इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित और इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को भी लगाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो ये देखेंगे। धन्यवाद।